ईमानदारी का तो उनका बहुत सारा कहानी सुने। पेंशन छोड़ दिए, हम लोग पार्टी ऑफिस में जाते थे, इतना सिंपल तरीके से चौकी पे नहीं सोना, नीचे सोना। जो मास अपीलिंग रायदा का था वो था रायदा का जो ऑनेस्टी है। वो उन्होंने प्रूव कर दिया कि आपके पास आर्म्स है, आपके पास मसल पावर है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आपका मसल पावर, आपका आर्म्स पावर भी कम पड़ जाएगा। किसी ऑनेस्ट आदमी के सामने आप छोटा पड़ जाते हैं। इसीलिए ऑनेस्टी का जो पावर है वो रायदा दिखा के गए हैं। राजदूत मोटरसाइकिल से ऊपर उठे नहीं, एम्बेसडर गाड़ी से ऊपर चले नहीं, कोई भी मेडिकल फैसिलिटी उनका जब पैरालिसिस हुआ, उनको अरूप चटर्जी जी ने बोला कि आपको कैलकाटा लेके चलते हैं, बिरला में लेके चलते हैं, यहाँ लेके चलते हैं, फिक्स कर गया, एम्बुलेंस आ गया, नहीं गया कोई। उनको माना जाता है कि कम्युनिज्म अगर कोई लेबोरेटरी है तो उसका सबसे बढ़िया साइंटिस्ट रहा A.K. राय, जो कम्युनिज्म का एकदम आमूल चूल विश्लेषण किए। ऐसा नहीं कि वो लेनिनवाद और मार्क्सवाद या माओवाद को ले आए। उन्होंने इस धरती में आके, झारखंड की धरती पे आके उन्होंने उस तबके तक पहुंचे। गांव घर में माहौल होता था कि राय साहब आ रहे हैं, राय साहब आ रहे हैं। उसी समय हम लोग जुड़े, उसके बाद पढ़े लिखे। दिन उनको गया है, ये मीटिंग करके आया, रामलाल था वहीं घर गया, कहाँ गया था, खाना नहीं था, आलू था 4 ठो, वो आलू को जला करके खा करके सो गया। जो आदमी उनके साथ था, जो पहुंचाया, वो हमको बोला दुख के बाद क्या है, हमारे पॉकेट में भी 1 पैसा नहीं। आज मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आप सभी आज यहां आए। धनबाद रेजिस्टेंस और A.K. राय स्मारक समिति की ओर से मैं आपका कृतार्थी हूं कि आज आपने ये समय हमें दिया। कॉमरेड A.K. राय या हमारे प्यारे राय बाबू के बारे में जो आज हम लोग कुछ बातचीत करेंगे, उनके जीवन काल के बारे में, उनके साथ आपने जो जीवन बिताया है, क्योंकि आप सबने उन्हें बहुत करीब से देखा है, तो उसके बारे में आज की शाम है और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं बस इतना बोलना चाहता हूं कि मुझे जब 2-3 दिन पहले पता चला कि मुझे इसका संस्थापना करना है, तो मैंने कॉमरेड A.K. राय, मैंने उन्हें देखा किसने नहीं है जो धनबाद से हैं, किसने उन्हें जाना नहीं है, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा रिसर्च किया जाए, उनके बारे में और थोड़ा पढ़ लूँ। तो जब मैं और थोड़ा पढ़ने गया तो एक कुछ पढ़ा, दूसरा कुछ पढ़ा, कभी आपका पढ़ा, कभी आपका बोला हुआ कुछ पढ़ा, और मुझे एक एहसास हुआ। मैंने पहली बार जब सागर देखा था ना, मुझे लगा ये क्या सागर है, यही तो खत्म हो जाता है दिगंत रेखा तक, क्षितिज में जाके तो सागर खत्म हो गया, इससे तो हमारा माइथन डैम बड़ा है, इसे क्यों सागर कहते हैं। फिर समझ में आया जैसे जैसे क्षितिज तक पहुंचता जाता, सागर उतना बड़ा होता जाता। तो शायद राय बाबू एक ऐसे शख्स हैं, जितना आप जानेंगे उतना कम पड़ जाएगा। जितना आप कम जानते हो उतना आप सोचेगा अच्छा मैं राय बाबू को जानता हूं, लेकिन राय बाबू को जानने के लिए शायद एक जीवन काल भी काफी नहीं है, कोई ग्रंथ काफी नहीं है। आप लोग रहे हैं उनके साथ, हर जगह उनको देखा है, बहुत पास से, बहुत करीब से। मैंने जो आखिर का एक आर्टिकल पढ़ा, एक प्रतिवेदन एक अखबार में छपा था कि 2014 में जब वो नुनुडी में रहते थे और बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, तब उनके वहाँ एक डकैती हो गई और उनके पास एक घड़ी थी HMT की, जो अपने राजनीतिक जीवन में वही उन्होंने रखा था। पैसे वगैरह कुछ तो उन्होंने रखे नहीं, वो घड़ी उन्होंने रखा था। घड़ी और चंद पैसों की डकैती या चोरी जो कह लीजिए हो गई। उस समय राय बाबू को जो वहाँ के थाना प्रभारी थे, उन्होंने कहा कि सर आप एक FIR क्यों नहीं करते। तो राय बाबू ने कहा FIR क्यों करूं, जिसने लिया इसकी ज़रूरत उसको मेरे से ज़्यादा थी। अब इससे बड़ा मैं क्या बोलूं राय बाबू के बारे में कि जब आपसे कुछ चोरी भी हो जाए, आप एक FIR भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपका दिल वही श्रमिक, वही किसान, वही धनबाद के जो शोषित लोग हैं उनके लिए तब भी रो रहा है जब आप सशक्त भी नहीं हैं। अब मैं आपसे एक एक करके आह्वान करूंगा, क्योंकि मैं बहुत छोटा पड़ जाऊंगा अगर मैं आपके बारे में या राय बाबू के बारे में कुछ कहूं। तो आप लोग सबसे बोलूंगा कि एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन हमें दें, और साथ ही राय बाबू के साथ जो आपकी कुछ यादें हैं, जैसे भी हों, वो प्रत्यक्ष हो परोक्ष हो, उसके बारे में हमें थोड़ा सा अवगत करें। और बहुत वो यादगार घड़ी था।
मजदूरों ने उनको दिया। और आप बताते हैं आपको कि राय साहब का कभी राजनीति में आने का इच्छा नहीं था। जो राय साहब हम लोगों को बताए वो कुछ घटना ऐसा घटा जिसमें उनको आना पड़ा। सिंदरी में वो नौकरी में आए 65 में, तो वहां पर बहुत समस्या था जिसके बारे में वो छद्म नाम से लिखते थे, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव थे, अफसर थे। तो प्रशासन के लोग खोजते थे कौन आदमी लिखता है ये सब चीज। दिल्ली से लेकर के पटना से लेकर लोग उनको खोज, सीआईडी लगे हुए थे, लेकिन वो पकड़ में नहीं आते थे, लिखते थे। एक घटना घटी, ये होगा 66। वहां पर यूनियन थी लाल झंडा का और सत्यनारायण सिंह लीडर थे और वही आना जाना करते थे। ये नौकरी करते थे, ड्यूटी करते थे पूर्ण रूप से, और रात में स्कूल चलाते थे। गांव के लोगों का लालटेन वगैरह देना, हर गांव में ग्रुप, मतलब 2-4 गांव में प्रवेश हो चुका था। तो वहां पर जो डिमांड था मजदूरों का, उसमें बहुत कैजुअल मजदूर रहते थे जो आज नहीं है। ठेकेदारी मजदूर जो आज बीसीसीएल शुरू किया, सब काम ठेका में दे रहा, तो वो समस्या था वहां पर बहुत। इसके बारे में यूनियन प्रोग्राम लिया कि हम लोग हड़ताल करेंगे। डेट हमको याद नहीं है, साल वो 66 का होगा, अंतिम समय का। तो सत्यनारायण सिंह किसी कारण से कल हड़ताल होगा, आज शाम को मीटिंग है होगा, और वो नहीं पहुंच पाए। लोग तो जानते थे ये आदमी मार्क्सिस्ट है, थोड़ा बहुत मजदूरों के बारे में बोलता है, याद रखता है, उनको समझाता भी है मार्क्सवाद के बारे में। तो चला जाए उनके पास। तो वहाँ जो लीडर थे रामलाल सिंह, वही माने वोकल लीडर थे और संगठन का, वो लोगों को लेकर आया कि उनको बोले राय साहब को कि सत्यनारायण सिंह नहीं आए, कल से हड़ताल होने वाला है, क्या लोगों को जवाब दे, आप चलिए कुछ बोलिए। बोल अब बिगड़ गए कि हम नौकरी करने के लिए आए हैं कि ये सब करने के लिए आए, और नहीं माना लोग, उनको जबरदस्ती ले जाकर खड़ा कर दिया और वो भाषण दिए। हड़ताल भी हो गया। हड़ताल 10 दिन 15 दिन चला। यहाँ प्रशासन के लिए तो नया चीज था हड़ताल, पब्लिक सेक्टर में। और वहां जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और लेफ्ट के करीब 60-65 एमपी थे, उनको पकड़ करके वहां समझौता कराया और यहाँ लागू हुआ। एक जय जयकार होने लगा। और इसी बीच माने 67 आ गया, 67 चुनाव डिक्लेयर हुआ, लोग उनको खड़ा करा दिया एमएलए में। और वो उस समय का बीपी सिन्हा के बाद माफिया डॉन था जगत वल्लभ सिंह, उसको 7000 वोट से हराकर वो एमएलए बने थे। और राय साहब हम लोगों को ये कहानी में जेल में बताते थे, जब उनका मूड ठीक रहता था, कि हमको कभी इच्छा नहीं था राजनीति में आने के लिए, और हमारे परिवार का हमको बहुत जरूरत था, क्योंकि ये बड़े थे। इनके पिताजी हमेशा लॉयर थे लेकिन बीमार रहते थे, इसलिए इनको बहुत जरूरी था। लोग इनको जिता करके नेता बना दिया उसी समय से एक राय। और एक बात है कि 77 में जो नारा लगा था कि जगह जगह जेल का ताला टूटेगा, रामविलास छूटेगा, एके राय छूटेगा, बहुत जगह नारा लगता था। लेकिन एके राय के बारे में 71 से हमने देखा, सुदामडी हो या आपका सिंदरी हो या आपका ये कालू पठान हो, अम्बोना हो, नारा लगता था एके राय छूटे, जेल का ताला टूटेगा, एके राय छूटेगा। क्योंकि ये मेले बनने के बाद भी वो बराबर जेल में रहते थे, जेल में। और उस समय जेल में एक वार्ड हुआ करता था 4 नंबर, जो पॉलिटिकल वार्ड था सभी, हाँ, और उसी में राय साहब रहते थे। जितने लोग मजदूर लोग आते थे, जितने पार्टी का लोग आते थे पॉलिटिकल, सबको शिक्षा देकर मार्क्सवादी बना के मैदान में भेज देते थे। हम लोग उसी का प्रोडक्ट हैं। चलिए, कॉमरेड राय साहब, एके राय जी का जो भी लोग है,
जैसे पहले आप बोले कि गहराई है, मतलब एक समुद्र का गड्ढा को माने डीपली को नापना और एके राय को नापना समान बात है। इसलिए कि बहुत जैसे रामलाल अभी बात को रखे, उतना वो रखे जब उनके संपर्क में आए या उनको बताया गया। बहुत सा चीज़ है जो कभी बताया ही नहीं, और वो है अगर वो राजनीति में चॉइस नहीं था, 15 साल के उम्र में वो जेल गए भाषा आंदोलन में। उनके माँ स्वतंत्रता सेनानी थी, उनका खून में क्रांतिकारी था। ये भी लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं स्टूडेंट यूनियन को बिलोंग किया हूँ। मैं उनसे बहुत पूछता था, सवाल करता था कि आपका स्टूडेंट लाइफ में आप क्या किए। पहले तो जेल गए, उसके बाद कॉलेज में क्या किए। वो छात्र संघ का चुनाव भी लड़े थे और जीते भी थे। बोला हमको सब मदद भी किया, हम किसी भी हमारा जो प्रतिष्ठित छात्र संगठन था किसी का मेंबर नहीं। ये बहुत कम लोग जानता है। वो जीते भी, यानी छात्र जीवन बच्चा में भी, और जब स्टूडेंट लाइफ में कॉलेज में भी गए तो छात्र संघ में भी चुनाव लड़े, जीते भी। अब बाद में नौकरी चूँकि करना था, सब लोग जानते हैं, नौकरी करने आए, किंतु उसके साथ साथ वो नौकरी के साथ साथ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। यदि भावना अंदर से ना रहे, कोई भी अधिकारी आता हो तो गांव में जाकर पढ़ाने की जरूरत नहीं था। इसलिए उनका भावना अंदर में था, मजबूरी था, नौकरी कर रहे थे। किंतु जो गांव में लोग को शिक्षा देना, पूरे बेलियापुर अंचल में नाइट क्लास करना, फिर बुजुर्ग लोग का क्लास करना, वो शुरू कर दिए थे। और संयोग बना कि मजदूरों का हड़ताल कल हुआ, हम मजदूर का हड़ताल में समर्थन में उतर गए। या उसके बाद तो सारे लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन एक तो चीज़ उनका बहुत बड़ा चीज़ है जो उन्होंने, उनके ऊपर पीएचडी हो रहा है, अभी भी कर रहा है लड़का लोग, शोध हो रहा है। एक एक जितना अच्छा ढंग से झारखंड इलाका जो झारखंड बना, और इस इलाका को उन्होंने अध्ययन किया है, वो शायद कोई दूसरा आदमी, दूसरा जो राजनीति करने वाले लोग इतना अच्छा अध्ययन नहीं। एक एक नस्ल यहाँ के बारे में, आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के लोगों के बाद मजदूरों के बारे में उन्होंने गहन चिंतन किए, जिसका नतीजा उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। वो हम लोग बहुत लोग उन्हें छोटे रूप में देते हैं कि धनबाद के लिए हुआ है, या कोयला अंचल के लिए है, या झारखंड के लिए है। उनका मिशन पूरे देश के लिए एक नया धारा, नया विचार, जो किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी ने नहीं दिया। बाद के दौर में लोगों ने दिया, तो शुरुआती दौर का कम्युनिस्ट पार्टी में अभी हम गए थे, लाल निशान पार्टी उन्होंने दिया था 1942 का। किंतु उसके बाद ये जो परिचित कम्युनिस्ट पार्टी है, किन्होंने नहीं किया कि यहाँ बड़ संघर्ष के बाद किया सारे लोग। किंतु यहाँ सामंती व्यवस्था है और यहाँ जाति व्यवस्था है, जो अम्बेडकर ने भी लिखा। इसके पहले ज्योतिबा फुले ने स्पष्ट रूप से लिखा था, जिसको सम्मिलित कॉमरेड ए.के. राय ने किया। सीपीएम को छोड़ा नहीं था, सीपीएम ने उनको निष्कासित कर दिया उनका जलन से, कि पूरे बिहार में चर्चित नेता थे। और आपको जानकारी, जैसे रामलाल दा बोल रहे थे, बिहार का ऐसा कोई जेल नहीं था जिस जेल में वो खटा नहीं है। क्योंकि मैं कैसे जानता हूँ, क्योंकि हम भी 86 में जब बांकेपुर सेंट्रल जेल में हमको डाला, हम पर जब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया था, कांग्रेसी लोग वहाँ पर हमको मारने के लिए क्रिमिनल के बीच में भेज दिया था। जब वहाँ पर सोचा कि ए.के. राय का आदमी है और हमको इतना अच्छा सुरक्षित से रखा, तो हम पूछा आप लोग ए.के. राय के कैसे हो सकते हैं। तो अरे ए.के. राय भगवान है, ऐसे यहाँ पर रहा है जेल में। तब हम राय साहब को पूछे बाद में कि आप बांकेपुर सेंट्रल जेल में थे क्या? हम गोड्डा में भी थे, गढ़वा में भी थे। माने आप समझ जाइए कि बिहार का कोई ऐसा जेल नहीं होगा जिसमें ए.के. राय साहब नहीं रहा। जो रामलाल दा बोल रहे थे जेले में रहते थे,
ये बहुत कम लोग जानते थे। गढ़वा में हम इसमें गढ़वा जेल में भी रहे, माने ऐसा कोई जेल नहीं है उसमें नहीं रहा। भागलपुर, हजारीबाग, सभी जगह में उसको, ये जो गुरु जी को लाया, शिबू सोरेन को लाया, हजारीबाग से ही नहीं लोग लाया। हजारीबाग जेल में ही वो केवल ये जेल में बंद थे, वहाँ से छुड़ाने के बाद उनको यहाँ टुंडी में लाया गया। वहाँ पर एक रहे सब। हमारा बसंत जी है, उनका हजारीबाग में तो ये हो गया था, उनको हमारा संगठन में लाया। काफ़ी लोग इसलिए राय साहब का सबसे बड़ा और एक तो बहुत बड़ा चीज़ जो बहुत कम लोग को मिलता है, वो गांव में मीटिंग करते थे। अभी कोई नेता मीटिंग करता तो बोलता हम ये करा देंगे, हम ये कर देंगे। गांव में मीटिंग करने से पूछते थे तुम क्या करते हो, पहला परिचय होता था। तुम काहे मेरा संगठन में आया, ये पूछते थे सब। चूँकि हमारा गांव में जो मीटिंग उनका बुलाया गया वो गढ़ था कांग्रेस का उस जमाना में। सब गांव वाला को पूछा। अब मेरा उम्र उस समय मुश्किल से 14-15 साल हो गया, किंतु मीटिंग में हम थे तो हमको पूछा नहीं तो हम अपने से खड़ा हो गए। तो तुम क्या करते हो? मैं पढ़ते हैं, पढ़ो और बैठो। डांट के हमको बैठा दिया, क्योंकि स्टूडेंट को कभी राजनीति में नहीं लाना चाह रहा। किंतु हम लोग तो क्रांतिकारी थे, गुस्सा था ही, हम लोग तो कूद गए थे, दीवार लगना ही करना। बाद में दौर में इसलिए हम इसलिए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में थे, क्योंकि राय साहब तो हमको डिनाई कर दिए, किंतु हमको तो करना था, हमको पकड़ा। फिर हम स्टूडेंट लीडर, बहुत बड़ा पूरा बिहार का स्टूडेंट लीडर बने बाद के दौर में ही है। किंतु स्टूडेंट कब हमको ज्ञान आया, जब कॉमरेड लेनिन को स्टूडेंट लोग पूछा था क्रांति के समय कि मजदूर के लिए बांटा, जो नवंबर क्रांति हुआ, अक्टूबर क्रांति हुआ पर मजदूर के लिए काम बांटा, किसान के लिए बांटा, नौजवान के लिए बांटा, सेना के लिए बांटा, क्रांति के लिए आपको ये काम है। तो स्टूडेंट लोग बोला लेनिन से कि आप हम लोग के क्या काम है? तो लेनिन ने कहा था स्टडी स्टडी स्टडी, तुम अभी स्टडी करो। हमको याद आया कि कॉमरेड ए.के. राय साहब उस समय बोला था हमको तुम अभी पढ़ो, किंतु करने का जिसका धुन रहा था वो अपने पढ़ रहा था और अपने चल गया, तो हम लोग का भी धुन था आगे। और इसलिए बहुत चीज़ कॉमरेड राय साहब का गांव में पहले लोग को सिखाया जाता था। गांव में जाओ तो मीटिंग करो, रह जाओ उसी जगह, जो गांव के से लोग से रिलेशन हो जाएगा। ये जो गांव के किसान को जोड़ना, मजदूर के साथ किसान को जोड़कर, जो धनबाद में कोलफील्ड में हम लोगों ने देखा, उस समय जो माफिया लोग का राज था, अगर ग्रामीण लोग सेंटर बना और ग्रामीण लोग का घेराव से मजदूर का मुक्ति हुआ। गोरखपुरी कैंप जो कैंप करके रखा जाता था, तो मजदूर लोग का शोषण हो रहा था। बगल का गांव जब विद्रोह हुआ तो ग्राम के लोग जब जुड़ा तब यहाँ ताकतवर हुआ। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है, रिसर्च करने का चीज़ है। राय साहब का माना एक एक चीज़, एक एक बिंदु, और वो मार्क्सवादी चिंतन के आधार पर थे। इसलिए उन्होंने किताब भी लिखा, लास्ट आवर में उनका किताब भी लेनिन, बिरसा से लेनिन और नई दलित क्रांति पढ़ लीजिए। हिंदुस्तान में बहुत बड़ा चीज़ है, और हिंदुस्तान के लिए, कम्युनिस्टों के लिए भी वो अध्ययन की चीज़ है। और अभी ए.के. राय का ये तो दूसरे लोग, जो लोग ये सब मानता ही नहीं था, ये तो आप लोग जो संगठन है, ये तो अप्पा माले ने माना, उसका 7वां सम्मेलन के पहले ही विनोद मिश्रा के समय उन्होंने मान लिया, इसलिए अम्बेडकर को जोड़ा, भगत सिंह ने अम्बेडकर को लाया। किंतु जैसे सीपीआई सीपीएम इसको मानता नहीं था। लेकिन अब अभी रिसेंट जो सम्मेलन हुआ, इसमें माना कि नहीं, हमको दलित वर्ग को लाने की जरूरत है। माना आज जब धराशायी हो गया तब उन्होंने मान रहा है कि लाना चाहिए। जब शून्य में आ गया तो अब ए.के. राय आज 40 साल 50 साल पहले बोला, वो आज बोल रहे हैं। 40 साल 50 साल पहले तो उनका जो ऑफिस में है, जो एक चीज जो है, और उसमें भी आ रहा है, जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी और जो केवल निवेशिक जो शुरू हुआ हमारा यहाँ पर 1991 में, उस समय उन्होंने पहला नारा यहाँ लगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत छोड़ो।
तब जहाँ बंगाल में हमारा बंगाल में पश्चिम बंगाल में राज चल रहा था, उन लोग जर्मन और इंग्लैंड जा रहा था लाने के लिए। और ये लाने के चक्कर में ही आज आप देखें कि नंदीग्राम से जो का जो घटना घटा, उसके बाद वहाँ क्लब्स कर दिया। मैं सोमनाथ चौधरी, ऐसे अधिवक्ता हूँ पेशा से, और रायबो के बारे में कुछ कहने के पहले दो चार शब्द बोले कि उनका जो समाजतांत्रिक जो चिंतक जो थे, वो किस हद तक थे कि उनको माना जाता है कि कम्युनिज्म अगर कोई लेबोरेटरी है तो उसके सबसे बढ़िया साइंटिस्ट रहा A.K. राय, जो कम्युनिज्म का एकदम आमूलचूल विश्लेषण किए। ऐसा नहीं कि वो लेनिनवाद और मार्क्सवाद या माओवाद को ले आए, उन्होंने इस धरती में आके, झारखंड की धरती पे आके उन्होंने उस तबके तक पहुंचे जो शोषित है, और उनको मार्क्सीय दर्शन से उनको चिंता, उनका समस्याओं को हल किए। और उनका कहना था कि जब तक हम लोग ये धरती के जो जनता है, जो शोषित वर्ग है, इसका अगर शोषण क्या हो रहा है, इसका क्या समस्याएं हैं, इसको अगर हम लोग नहीं हल कर पाएंगे तो मार्क्सवाद लेनिनवाद पढ़ना बेकार है। इसीलिए उन्होंने एक थ्योरी अपनाए थे, लेनिनवाद मार्क्सवाद माओवाद के एक समन्वय करके उन्होंने, जो हम समझते हैं कि ही इज वन ऑफ द इन्वेंटर ऑफ ए न्यू मार्क्सिज्म, न्यू कम्युनिज्म, ये हम जानते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं उनका पूंजीवादी, जो पूंजीवादी के विरुद्ध में उनका जो लड़ाई था, ये याद है हमको बहुत पहले, जब शुरू में बहुजातीय जो बहुदेशीय जो वाणिज्य कॉरपोरेशन आ रहे थे, उस समय उन्होंने एक बहुत मैंने हंसते हुए एक बहुत सुंदर एक लफ्ज बोले थे। उन्होंने बताया था कि हम लोग को याद आ रहा है कि हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोग संस्कृत में पढ़ते, तो आज लग रहा है कि भारत में वो एकदम पूरा इसका इस्तेमाल हो जाना चाहिए। तो उन्होंने वो संस्कृत में बताए थे कि हाँ, जावत जीवत सुखंग जीवत ऋणंकृता पेप्सी पीवत, उन्होंने वो घृतंग पीवत हटा के उसको पेप्सी किए थे। तो वो आज कितना सच हुआ आज के दिन में, आज इतना साल बाद हम लोग देख रहे हैं कि अब पूरा देश पेप्सी पीवत और वही हो रहा है। तो ये जो उन्होंने लेकिन उस समय सचेत किया था कि देखिए इस तरह का बहुजातिक अगर संस्था आ जाएगा तो ये स्थिति होगा। भारत का जो मूल रूप से भारत का जो संपद है, यानी खनिज संपद है, जो इनका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो है, ये सब के फिर उन्होंने एक बताया था कि मैंने देखा कि कम्युनिज्म का जो ये आधारशिला अगर कहीं है भारत में तो वो संथाल समाज में है। उन लोग का जो रहन सहन है, उन लोग का जो समाज के जो रीति रिवाज है, वो कम्युनिज्म से एकदम पूरा मेल खाता है। ये उनका ही लेख है, मेरा कहना नहीं है, उनका एक लेख में ये वो लिखे थे कि समाजवाद या कम्युनिज्म साम्यवाद अगर है भारत में तो वो एबोरिजिनल के पास है। इसीलिए उन्होंने लड़ाई, इसलिए जो हमारे अभी इतना देर तक हमारे बुजुर्ग साथी जितना बताए कि क्यों उन्होंने शिबू सोरेन का विरोध कभी नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि वो जानते थे कि वो जिस जगह से हम उठा के इनको जो लीडर बनाए, आज शिबू सोरेन के खिलाफ बोलने का मतलब सारा संथाल समाज के खिलाफ, और जहाँ तक वो लोग उभर के आए ऊपर, वो फिर नीचे तबके में चल जाएंगे। ये कहानी अब अपना जिंदगी का एक मैंने हम बता रहे हैं, वो अक्सर मेरे बड़े चाचा जी के पास आते थे, क्योंकि उनका जितना केस था लेबर के सारे मेरा बड़े चाचा देखते थे और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब भी राय बहू आते थे तो चेम्बर खाली कर देते थे, सबको हटा देते थे। तो बोला कि नहीं अभी राय बहू आया, हम कोई का नहीं सुनेंगे। तो एक बार ऐसे ही बात में उनसे पूछा गया कि राय बाबू, मेरा चाचा बोला कि रायदा ये जो अपना तीर धनुक नहीं निलो, जो वो तीर धनुक उनसे ले लिया, छीन लिया। तो बोला की करबेन ताहले? बोले যতদিন দরকার ছিল এদের তীর ধনুকে, আমার হাতে থাকার দরকার ছিল, ততদিন আমি রেখেছি, শিক্ষা দিয়ে দিয়েছি, ওদের হাতে আমি তীর ধনুক তুলে দিয়েছি, এবারে ওদের দায়িত্ব, ওরা সেই তীর ধনুক চালাতে পারবে কি না পারবে। दैट इज हिज रिप्लाई। कोई ग्रीवांस नहीं था, एक बार भी वो ग्रीवांस नहीं किया शिबू सोरेन के बारे में। और हम लोग देखे, हमारा बचपन देखे हैं, जब उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा का ऑफिस हमारे घर से शुरू हुआ,
आज हम बता देते हैं, क्योंकि उस समय हीरापुर में एक ही फ़ोन था मेरे बड़े चाचा का, टीपी चौधरी, वो तो रिटायर्ड जज थे। तो उनके वहाँ आते थे, राय बाबू आते थे, विनोद बाबू, तारा था एक फ़ोन करबो, तो वो फ्री था कि आप लोग जितना फ़ोन करना है जब जरूरत है तब। उस समय से हम लोग देखे, तब हम लोग बहुत बचपन, और हम लोग के सामने वो तो मसीहा जैसा, मैंने देवता जैसा थे दोनों। तो तब से देखे थे कि उस समय झारखंड ऑफिस उनका नहीं बना था, क्योंकि वो चारूचंद्र बंदोपाध्याय का मकान था। बाद में वो विनोद बाबू उसको लिए जब, तब उसके बाद ऑफिस शिफ्ट हुआ था। तो ये हम देखे थे उनके साथ। फिर अभी उनका है कि जो सबसे मैं समझता हूँ कि सबसे डिस्प्यूटेड उनका पीरियड जो रहा, सीपीएम से उसको निकाला गया था, तो उसमें उनका ही लेख में एकदम उसका वर्णन किया था कि मैं कोई पार्टी लाइन के खिलाफ लिखे नहीं थे, मैंने पार्टी लाइन में एक नया सोच लाने का कोशिश किए थे, इसीलिए वोट एंड रिवोल्यूशन लिखे थे। ये बहुत जरूरी है जानना, इसलिए कि आज भी एक गलतफहमी है, कम्युनिस्ट वालों में भी है और पार्टी के अंदर में भी है, मार्क्सिस्ट का भी कुछ आदमी के अंदर है कि क्या एक राय सही में नक्सलाइट के समर्थन में चले गए थे। उन्होंने नक्सलाइट का समर्थन में नहीं किया, तो उन्होंने बोला था कि जिस तरह लेनिन, जिस तरह माओ, जिस तरह स्टालिन, ये लोग लड़ाई किए, जिस तरह मार्क्स का थ्योरी, वो तो लड़ाई नहीं किए, तो मार्क्स एक थ्योरी था, तो उस तरह चे का भी थ्योरी जरूरी है, हो ची मिन्ह का भी जरूरी है। और चे उन कम्युनिटी, मैंने कम्युनिस्ट का उस मैंने हिस्से का धरोहर थे, वो एक अलग मैंने उनका एक लीडरशिप था, वो क्वालिटी जो इसको अपनाया था नक्सल लोग। ये गलतफहमी है कि माओवादी को मैंने माओइस्ट को थ्योरी को माना था, वो चे से ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ था, ये बहुत बड़ी बात है। अब है क्या कि उनके अभी सबसे पहले हम तो सीरियली देख रहे थे, जो सवाल रखा गया था जो उस पर चर्चा बहुत कम हुआ है, अब है कि उनका विचारधारा को आगे बढ़ाने का क्या उपाय है। कोई भी व्यक्ति का, चाहे आज हम शरद चंद्र के बारे में जितना जानते हैं, विद्यासागर के बारे में जितना जानते हैं, अम्बेडकर के बारे में जितना जानते हैं, वो पठन से सीखे हैं, क्योंकि हम लोग तो कोई देखे नहीं उन लोग को, लेकिन उन लोग का लेख, उन लोग का पढ़ाई जो हमारे पुस्तक में दिया जाता था, पढ़ाई मैंने पाठ्य पुस्तक में, क्लास में, तो उसी से हम लोग जान रहे हैं। इसलिए उनके विचारधारा को जानने के लिए एक तरह का जीवनी का अंतर्गत करना बहुत जरूरी है, झारखंड में खास करके। अब झारखंड के बारे में, अब तो झारखंड और भारत छोड़ के उनका अगर परिचय सोचा जाए, तो हमको याद है बीबीसी में उनका एक बार इंटरव्यू लिया गया था, बीबीसी लंदन से, उस समय रेडियो में इंटरव्यू होता था, तो उनका परिचय दिया गया था कि द ओनली स्टेट्समैन इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये उनका परिचय दिया गया था बीबीसी से। स्टेट्समैन का मतलब जिसका एक नया मार्गदर्शक, जो नया कुछ सोच सकते हैं, तो उनको बताया गया था कि ओनली स्टेट्समैन इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये इतना बड़ा उनको मैंने ये किया गया था, सम्मान दिया गया था। अब उनका छोटा छोटा चीज़ जो एकदम बहुत, उनका वो जो संगठन को लेकर बराबर चले हुए, इंडिविजुअलिटी पर विश्वास नहीं रखते थे। इस पर तो बहुत कहानियां हैं, वो व्यंग भी किया गया उनके बारे में, लेकिन वो संगठन को लेकर चलते थे। इसका बहुत बड़ा उदाहरण हमको याद है, 77 में वो रात करीबन हमको लगता है वही 2-2:30 बजे तक वो आए, जेल से निकाल के आए जीतने के बाद। मेरे घर के सामने वो जो विनोद बाबू का वहाँ जो विनोद मार्केट, वहीं पर खड़े, और वही खड़े खड़े 2-4 लाइन वो अपना बताए। तब तक होते होते तब तक मेरा चाचा आया, तो बोला कि राय बाबू चलो चा खाबें, तो बोला যে আমি তো একা খাবো না তারা, আমার তো এখানে বসে, ঠিক আছে সবাই চলো। दैट इज दी थियोरी। ये सेकंड टाइम ये महादेव मंडल का घर में हम गए थे शादी में। महादेव मंडल इज वेरी क्लोज टू मी, वेरी गुड फ्रेंड। उनका घर में राय बाबू देखे आए शादी में, तो बोला कोई महादेव, तो बोलते अरे আসুন আসুন রায়, আপনি এত দেরি বলে, এই যে আমার सब दल संग पंग सबाई निये ना আমি আসি, আমি एका যাই না। तो उनके साथ में पूरा उनका एकदम पूरा समर्थक जीतना, बोले सबाई के खावाते पारबे तो महादेव, तो बोले हाँ। तो दैट इज द कैरेक्टर ऑफ राय बाबू। इंडिविजुअलिटी का भी विश्वास नहीं करते थे, इसीलिए किसी इंडिविजुअल पर वो सुनना भी नहीं चाहते थे। यही कारण है कि शिबू सोरेन के बारे में वो सुनना नहीं चाहते थे, कि शिबू सोरेन इज नॉट ए शिबू सोरेन, ही इज द
फेस ऑफ एंटायर सांथाल कम्युनिटी। बोले उनको अगर डिफेस्ट करें हम तो एंटायर सांथाल कम्युनिटी को डिफेस्ट करना होगा। तो झारखंड लालखंड का सोच उन्होंने इसलिए रखा था कि लालखंड और झारखंड दोनों मिलके तभी बने, लालखंड से झारखंड बनेगा। और उन्होंने फिर अपने बताया कि आज के दिन में इसका जो क्रेडिट उनका एक लेख में आया था कि आज झारखंड बनने के बाद बहुत कोई इसका क्रेडिट लेने लगा कि मैंने झारखंड का ये करवाया, मैंने ये करवाया, बहुत राजनीतिक कर। तो उन्होंने बताया था कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये लड़ाई मैंने 1700 से शुरू हुआ है। शुरू में एकदम सबसे पहले से ये हो विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह हुआ, इस तरह का करते करते जयपाल सिंह सब तो कोई ना कोई लड़ा। लेकिन इन लोग का लड़ाई इसलिए संभव नहीं हुआ था कि समाज के सब वर्ग के साथ नहीं था। उनका सोच एक विशेष समुदाय, एक विशेष जाति पर था। लड़ाई सब जितना हुआ था, चाहे वो हो विद्रोह हो, चाहे वो कोल विद्रोह हो, जो भी हुआ था। इवन म्यूटिनी जो हुआ, सिपाही म्यूटिनी के समय भी इनका योगदान रहा बहुत झारखंड की ओर से। तो बोला कि ये, लेकिन ये एक दिन का फसल नहीं है, ये बहुत दिन के लड़ाई के बाद ये झारखंड मिला। उनका और एक सबसे बड़ा उनका स्टेटमेंट दिए थे कि झारखंड जो बना ये फ्रॉम लिबरेशन टू स्टेट, नॉट स्टेट टू लिबरेशन, यानी मुक्ति के साथ हम राज्य की मांग करेंगे, ना कि राज्य का मांग करके हमारा मुक्ति होगी। उन्होंने बोला पहले मुक्ति करो, अपने आप को लिबरेट करो, लिबरेशन चाहिए पहले। जब तक तुम मुक्ति नहीं पाओगे इस शोषण के खिलाफ, तुम राज्य लेकर क्या करोगे? वो कितना हद तक सही है आज हम लोग समझ रहे हैं। झारखंड में झारखंड ये सबसे ज्यादा शोषित है, ये बात तो मेरा यही सोच है। मैं कल्याण घोषाल। पहले तो दी धनबाद रेजिस्टेंस को बहुत बहुत बधाई कि आज का ये हमारे धनबाद के गरीबों के मसीहा कॉमरेड ए.के. राय का विषय की चर्चा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हम समझते हैं। और हम लोगों ने एक कमेटी बनाए, समिति बनाए हैं, जिसका ग्रुप लीडर है हमारा सम्राट चौधरी जी। उनकी देखरेख में, उनकी गाइडलाइन में हम लोग चल रहे हैं। बात है ए.के. राय का चिंतन शक्ति, उनका जो दृष्टि शक्ति, उनकी जो भावना, उसको हम लोग आने वाले पीढ़ी में किस तरह से उसको रखेंगे, ये एक बहुत ज्वलंत समस्या, यह चर्चा है। तो इस विषय में हमारे जो कॉमरेड ए.के. राय स्मारक समिति, हम लोग आपस में चर्चा शुरू कर दिए हैं कि उनकी जीवनी को हम लोग पाठ्य पुस्तक में किस सोर्स से, किसके माध्यम से हम लोग स्कूल तक पहुंचा सके, ये हम लोग का सोच है। और ये हम लोग को एक चर्चा का विषय भी बना हुआ। और हम लोग को उम्मीद है, हम लोग जो विश्वास करते हैं, ये अच्छा सोच, अच्छा काम में कठिनाई जरूर आती है, लेकिन वो बहुत सुंदर तरीका से उसको सफलता भी मिलता है। बात रही ए.के. राय, उनकी बात करने से पहले शरीर कांप जाता है। ए.के. राय का जन्म हुआ शोषित समाज के लिए, शोषित समाज के मुक्ति के लिए। उन्होंने बांग्लादेश में वो अपना राजनीतिक जीवन शुरू किए, कलकत्ता में नौकरी किए, सिंदरी आए, सिंदरी में नौकरी किए। नौकरी करते करते वहाँ का जो शोषण दमन जो वो देखे, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने वहाँ से आंदोलन शुरू किए और आपका टेम्पल रोड में वो रहते थे। उनको बराबर साथ दिया। एक तो हमारे साथी गुजर गए हैं
मानिक ने भी बहुत सेवा किए हैं एक राय को, और रामलाल तो मैंने शुरू से अभी तक 2 नंबर आप देखे हैं कि नहीं मालूम नहीं, हम लोग देखे हैं कि 2 नंबर में जहां वो रात को रहते थे तो वहां पर रात 1:30 बजे 2 बजे तक सब नेशनल पेपर के पत्रकार बंधु सब आते थे। उस समय वो 4 मिनट प्लेन 4 मिनट सिगरेट पीते थे। ये 69 की घटना बता रहे हैं। हमारा पॉलिटिकल राजनीतिक जीवन शुरू हुआ 69 से। तो उनका सबसे बड़ा चीज था कि कोई उस समय कोई बिजली नहीं था, हेरिकन सिगरेट पीते थे, कोई खिड़की नहीं था। एक उनका 2 नंबर में जो जाने के लिए जैसे हम लोग उसका घर में घुसते हैं थोड़ा सा आगे में 12 से 15 इंची ऊंचाई में एक वेंटिलेशन था। उसी वेंटिलेशन का ये नीचे में वो अपना चटाई बिछा के अपना जीवन यापन करते थे। ये उन्हीं का नाम है एके राय। तो एके राय का 2 घटना हम बोलेंगे, उसके बाद हमारा बात को समाप्त करेंगे, जो अपना आंखों से देखा हुआ है। एक है हमारे जीजा जी श्री S.K. चक्रवर्ती, वो शुरू से ही मासस का नोटखुरकी कोलियारी के नेतृत्व करते थे और मधुबन कोलियारी में दिलीप दा का नेतृत्व करते थे। तो हम उस समय नोटखुरकी गए हुए थे। तो मधुबन कोलियारी में 4 बजे से मीटिंग था और राय साहब कहाँ से आए, आके खाना वाना खाए, जाने के लिए तैयार हुआ। तब तक हम लोग को पास खबर आ गया कि माफिया के कुछ गुंडे, एक ब्रिज पड़ता है मधुबन कोलियारी जाने के लिए, वहां पर कुछ गुंडा तैयार है एक राय को माने जान से मारने के लिए। तो हम लोग को बस खबर आया तो हम लोग रायदा को बोले, तो रायदा बोला कि ना हम जाबो तो रास्ता दिए जाओ। समझे, ऐसा बात है मुझे ना हम ওই রাস্তা দিয়ে যাও আর আমি 4টার মধ্যে मीटिंग शुरू करो। फिर हम लोग हमारे जीजाजी और सब शंभू सब थे, हम लोग आपस में चर्चा करके उनको कोयला काटने वाले जो मजदूर का जो ड्रेस होता है उनको बहुत समझा के उनको पहनाया और वो वही रास्ता से गए और हम लोग दूरी को मेंटेन करते हुए हम लोग पीछे से जा रहे हैं। हम लोग खाली हाथ नहीं थे, हम लोग सशस्त्र थे। हम लोग 15-20 आदमी एकदम सशस्त्र हर तरह का कि कुछ भी होगा हम लोग फेस करेंगे, जो भी हो। राय साहब ने उस ब्रिज को पार कर गए बड़ी आराम से, लेकिन गुंडा लोग को पता भी नहीं चला कि ये राय साहब चले गए। राय साहब गए मधुबन में, अपना कपड़ा पहने, वहाँ 4 बजे जब मीटिंग शुरू हुआ तब गुंडा लोग माथा में हाथ रख दिए कि ये आए किधर से, कैसे पहुंच गए। हम लोग जब है तो जो भी हो मीटिंग हुई। दूसरी घटना ये जेल की बता रहे हैं, 1971 की घटना है। हमारा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है श्रद्धेय कॉमरेड चारू मजुमदार की राजनीति से। 71 में हम अरेस्ट हुए। रामलाल भी हमारे, वो भी अरेस्ट हुए थे। तो हम जब अरेस्ट होने के बाद हमारा 4 दिन बहुत टॉर्चरिंग हुआ धनबाद थाना में, बहुत खातिरदारी हुआ, एकदम जमाई आदर हुआ। तो जो भी हुआ उसका बाद 5वां दिन, उस समय तो एसडीओ रहते थे, एसडीओ का आदेश पर 5वां दिन हम जेल में गए। जेल में जाने के बाद एक पांडे जी थे, एक सिंह जी थे। पांडे जी थोड़ा बहुत आदमी उसका अंदर था, सिंह एकदम बहुत रफ एंड टफ थे। तो जो भी हो, तो हम खाली पूछे कि राय साहब कहाँ है। तो राय साहब से क्या मतलब है, जो मतलब है तब ना। हम हॉस्पिटल का सीढ़ी में बैठे हुए थे। तो ले इसको क्रिमिनल वार्ड में दे दो 1 नंबर में। हम जो क्रिमिनल वार्ड में, हमका क्रिमिनल है, हम चिंता गुंडा डकैती चोरी करके आया है, हम पॉलिटिकल प्रिजनर है। पूरा डर गया। लास्ट में बात हुआ हमको 4 नंबर, पुराना 4 नंबर में पॉलिटिकल वार्ड में रखने के लिए।
शाम को हम जाके रायदा से भेंट करने गए। रायदा उस समय कुछ लिख रहे थे, तो रायदा को बोल के रायदा लाल सलाम তুই কখন আসলি? তাহলে আমি আজকেই এসছি। तो रायदा बोल रहे आए दिखा। तो रायदा का फिर ये सब मानते थे जेल के अंदर। हमको ये किया, हम रायदा को एक बात बोले कि रायदा आप सर्वहारा का नेता है और आप फर्स्ट क्लास प्रिजनर का सेल का फैसिलिटी लिए हुए हैं, ये तो ठीक नहीं लगा। रायदा एक बार ताके हमारे तरफ, ताकने के बाद हम लोग उस रात तो शुरू दिन तो हो गया, पॉलिटिकल वार्ड में हम लोग सब थे। दूसरा दिन सुबह सुबह वो हमारे पॉलिटिकल वार्ड में सेल छोड़ के आ गए। आने का बाद वो बोला कि देखो हमको जो फैसिलिटी मिल रहा फर्स्ट क्लास प्रिजनर का, ये अगर हम नहीं लेंगे तो ये लोग तो खा जाएगा। तो ऐसा हम लोग काहे नहीं करते हैं कि 15 दिन का एक जो हमको मिलता है एक इकट्ठा करके सबको मिलकर खाए। तो हम लोग वही किए थे। 15 दिन का सुबह का ब्रेड, अंडा, केला, जो भी दूध जो भी मिलता था 15 दिन का एक साथ हम लोग करते थे। उसमें मीट दूध सब कुछ था, करते थे और उसको पॉलिटिकल वार्ड में ही हम लोग बना के खाते थे सब मिलके। तो ये था हमारे रायदा। रायदा का जन्म हुआ शोषित को मुक्ति के लिए, शोषित समाज के लिए उन्होंने जो करके गए हैं। और आपका जो प्रश्न था उस बारे में हम लोग बहुत गंभीर है। हमारे टीम लीडर सम्राट चौधरी से भी बातचीत हुई है। हम लोग कोशिश करेंगे कि उनका विचार को स्कूल तक, स्टूडेंट तक पहुंचाने के। धन्यवाद। आगे पढ़ाई वाला कोर्स वाला जो है हम लोग तो प्रयास रहे हैं, किंतु केंद्र सरकार का जो आया नया शिक्षा नीति इतना ऐतिहासिक चीज है उसको ही समाप्त कर दे रहा है। धन्यवाद। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। नया ऐतिहासिक चीज इतना है, विद्वान का सब। आज का आयोजन के लिए धनबाद रेजिस्टेंस और विशेष करके प्रसून जी और जो आप सभी जुड़े हुए हैं कि स्टॉक्स में काफ़ी देर से हम लोग आज यहाँ बैठे और हमारे बहुत अनुभवी सीनियर साथियों से बात आई, काफ़ी बात आ गई। तो मैं अपना परिचय देते हुए ये बताऊंगा कि मैं 76 से पॉलिटिकली एक्टिव थोड़ा ज्ञान हुआ, 16, 17, 18 साल का एज हुआ होगा, 18 साल। तब से राय साहब के बारे में हम लोगों ने जाना। तो मैं आनंदमय पाल, वर्तमान C2 के जिला अध्यक्ष एज वेल एज भाकपा माले का राज्य कमेटी मेंबर, और मैं सिंदरी विधानसभा जहां से A.K. राय साहब अपना राजनीतिक करियर शुरू किए, उसी विधानसभा में मेरा घर है, आमटाल पंचायत। निश्चित रूप से मैं एक गरीब, मेरे पिताजी बहुत ही कम पढ़े लिखे किसान थे और शायद राय साहब का अगर आविर्भाव नहीं होता इस इलाके में या धनबाद में या सिंदरी में, या अगर हम नहीं जुड़ते तो शायद हमारी गांव की, हमारी पंचायत की, हमारी विस्थापित की, कोयला खदान से प्रभावित लोगों की आज ये स्थिति कि मैं आज यहाँ आपके बीच बैठा हूँ या इस लायक हूँ, तो शायद मैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है कहने में कि राय साहब के बदौलत। चूंकि उनका जो आंदोलन, उनका लड़ाई शुरू तो सिंदरी विधानसभा से ही शुरू हुआ और कोयला खदान, चूंकि हमारे जो इलाके हैं काफी कोयला माइंस, कोल माइंस एरिया के अंदर आया, काफी लड़ाइया हुआ। 78 में हम लोग नौकरी में आए, इस तरह से काफी आंदोलन हुआ और एक नया जो ये हुआ आविष्कार हुआ, इनोवेशन हम कह सकते हैं कि राय साहब के बदौलत, कि जमीन के बदले नौकरी का जो आविष्कार 78-77 में जो शुरू हुआ, वो ये लड़ाई और आंदोलन उस समय विनोद बाबू, शिबू सोरेन, A.K. राय
सब मिलकर लड़ा करते थे। और बस्ता कोला एरिया 9 जहां मेरा हम लोग का जमीन वगैरह गया हुआ है, ठीक वहीं से ये एक इनोवेशन हुआ कि नौकरी देना चाहिए लैंड के बदले। ये पहले ये कॉन्सेप्ट कोल इंडिया या बीसीसीएल में नहीं था, तो ये एक आविष्कार है। दूसरी है, चूंकि कोयला में काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहे राय साहब, निश्चित रूप से कोल फील्ड होने के कारण ही इतनी ख्याति मिली और इतनी लड़ाइयां लड़ना पड़ा माफिया से, गुंडों से, 2 नंबरी जो भी एलिमेंट रहा उस समय का लोग जो कोयला क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करते रहे। तो इसीलिए एक और उन्होंने एक आइडिया निकाला 86 में, जिसमें 10,000 माइनर लोडर का बहाली हुआ। उसमें भी वो तत्व जो आज जो बोलते थे कि लोटा सोटा झोटा का राजनीति एक राय करते हैं, वो लोग बड़ा विरोध किया उस स्कीम का। उस स्कीम से ये था, इन्होंने एक प्रस्ताव दिया, जब संसद हुआ करते थे तो इन्होंने प्रस्ताव दिए थे सीएमडी को कि लोडर का जरूरत है तो आप इस तरह से लीजिए लोडर को, हाँ, हरिजन, आदिवासी और विस्थापित। संसद से पारित किया गया था, डेफिनेटली उनका ही ये था। तो इससे क्या हुआ कि वैसे लोग जो लोग लूटपाट के अपना ठेकेदारी और माफियागिरी करते थे, उनको कोई जुगाड़ नहीं लगा। तो वो भी एक चर्चा का उस समय विषय रहा। राय साहब के खिलाफ कुछ एलिमेंट ऐसा हुआ करते थे। तो बहुत कुछ है और इतना बड़ा है। आपने शुरू में ही कहा कि सागर का कोई अंत नहीं, ठीक वैसा ही है कि पूरे लगभग 35 साल तक उनके साथ रहा, मेरा राजदूत रहा। मैं उनको लेकर काफी ज्यादा समय मेरे साथ हम सभी कॉमरेड लेके उनको चले हैं, लेकिन ज्यादातर मैं उनके साथ बोकारो हो, निरसा हो, चंदन कियारी हो, वो जाते थे। कई ऐसे दृष्टांत हुए, कई ऐसे घटनाएं हुए जो मैं भी चौंक गया उनका साथ रह के। एक बार चंदन कियारी मारवाड़ी कॉलेज जो है, जो गरीब इलाका, उनका बहुत ध्यान रहता था कि वो कॉलेज चले और बढ़े, कॉलेज का विकास हो। मेरे साथ वो 15 अगस्त के दिन गए थे। हारू राजवाड़ जीवित थे उस समय। उनको एक ठोंगा में उन्होंने पैसा दिया, 1 लाख रुपया है, हारू तुम इस बच्चे यहाँ कॉलेज का विकास के लिए ये करना। यानी घर से उनको जो उनकी माँ उनको पैसा दी थी कि ये पैसा तुम्हारा हिस्से का है, वो पैसा उन्होंने मेरे सामने, आई एम द आई विटनेस, डोनेट कर दिया स्कूल के डेवलपमेंट के लिए। तो ये एक इस तरह का चीज मेरे सामने हुआ कि जो परिवार से कुछ उनको जो उनका जो हिस्से का पैसा था उनको मिलना चाहिए था, वो दिया और उन्होंने उसको दान कर दिया। तो हरिजन आदिवासियों के प्रति उनका जो अभी मंडल भी बोल के गए, उनका बराबर एक ये था कि हरिजन आदिवासी दलित पीड़ित लोगों के साथ, जैसे कुलियरी इलाके में भी यूनियन, तुरिया पट्टी, भूया पट्टी, माझी पट्टी, ये पट्टी हुआ करता था कुलियरी में भी उस समय। तो वहां बैठना, वहां खाना, वहां जैसे बताया कि आलू खा लेना, वहां जैसे एक घर में, अरे तुम्हारा घर में दाल होगा, हाँ है, दाल तो ले आओ, तुम्हारा घर से भात तो ले आओ, तुम्हारा घर से एक तो सब्जी कुछ है तो ले आओ, इस तरह से वो खाना खा लेते थे। तो इस तरह से बहुत सारी ये है, वो डरते नहीं थे। रात होने के बावजूद कई बार ऐसा हुआ कि विभूति मेला है, अभी आएगा 11 जून को, रात 11 बजेगा, रानी रोड, बहुत जंगल, बहुत चोरी। हम पूछा राय साहब को कि राय साहब इसमें बहुत थेप टूट होता है, तो भाई चलो ना, क्या है, कुछ नहीं होगा। वो कभी डरे नहीं, देखे कि कभी रात 12 बज गया तो जंगल का रास्ता से नहीं जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ। कि ऐसे वैकल्पिक रास्ता, बढ़िया रास्ता भी था झरिया होकर घूम के आने का, लेकिन बोला नहीं, ये जंगल का रास्ता से ही चलो। तो इस तरह से उनके साथ, और सबसे बड़ी बात है कि उनका एब्सेंट में आज उनका वो नहीं रहे, और उनके बारे में जो चर्चाएं हो रही है, मैं भी जब कुछ गाँव में जाता हूं तो वहां भी लोग आज ये कहते हैं कि नहीं, बहुत अच्छा काम हो रहा है राय साहब के। इसमें 15 तारीख को हम लोग भी आएंगे। तो ये सुन के, और ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा
नहीं रहे संगठन में उनका जीवित काल में, लेकिन आज उनके लिए उनका बहुत सारा योगदान, उनका कंट्रीब्यूशन, उनका शुभकामनाएं मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन निश्चित रूप से जो आज का राजनीतिक जो परिपाटी है कि माला पहना के पार्टी में लाओ, लेकिन राय साहब का समय में माला पहना के नहीं, बल्कि उनको आंदोलन करके जेल जाके मार खा के उसके बाद उनका टेस्ट, लिटमस टेस्ट होने के बाद कि आने के बाद ही कहीं जाएगा तो नहीं, उतना जांच करने के बाद ही पार्टी में कोई पद या कोई यूनियन में कोई पद उसको मिलता था। लेकिन आज जो बदलाव आया है, ये बदलाव तो नहीं आना चाहिए। आज माला पहन के लोग पार्टी ज्वाइन करते हैं और फिर कभी कभी चल भी जाते हैं कुछ, तो पहले ऐसा नहीं होता था, हम लोग देखा। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। राय साहब का जो सोच है, जो विचार है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग तत्पर हैं और मैं फिर आपको बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे तो हमने टाइप किया हुआ आ गया। मुझे आश्चर्य इस बात का भी होता है कि उस जमाने में वो कितने अवेयर रहते थे अपने इर्द गिर्द चीजों से। मैंने उनको कई बार बात करते सुना और उन चीजों के बारे में बात करते सुना जिन चीजों में शायद उन चीज पे जो शोध कर रहे हैं वो भी नहीं जानते। राय बाबू का जो पहला मुझे याद है, मैं स्कूल जाता था तो मैं देखता था वो वही पैजामा कुर्ता पहन के, वो जो 2 रुपए वाला या उसमें 1 रुपए का करकर या बिस्कुट चाय में डुबो के और पेपर, राय बाबू पेपर में लगे रहे। तो सिर्फ एज अ लीडर नहीं, एज एन एजुकेटर, as a change और एक बात, इनका लेवल में profound हर जगह and he is the only person who fought before the Supreme Court in person AKRI versus Union of India, वो केस उन्होंने अपने खुद लड़ा क्योंकि सच्चे परसेंटेज जीनियस सीरी के बारे में सीरी के मॉडलेशन प्लान जब हो रहा था उस समय पूरा सीरी बंद हो गया। नहीं, हम लोग बेसिक बात करें तो अच्छा है। टाइम नहीं धनबाद रेसिस्टेंस के तरफ से हम लोगों को बुलाने के लिए और एक मंच देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मैं सत्यनारायण कुमार, बिहार कॉलेज कामगार यूनियन के केंद्रीय सचिव और कॉमरेड ए.के. राय स्मारक समिति का सचिव के नाते राय साहब के बारे में कुछ बातों को शेयर करूंगा। ऐसे तो उनके साथ बहुत सारी यादें हैं। जब बच्चा कहीं जाता है या आप कहीं सपने में कुछ देखते हैं और आने वाले समय में यदि वो आपको वास्तविकता में मिल जाए तो आश्चर्य भी होता है और खुशी भी होती है। और मेरे जीवन में ये घटित हो चुका है। जब मैं केंदुआ में था, मेरे पिताजी वहाँ रहते थे और यहाँ सेंट्रल हॉस्पिटल में वो काम करते थे। मैं क्लास 7th में था, 6th या 7th में था उस समय। डीएवी में पुटकी में जाता था। 89-90 के लगभग की बात। तो वहाँ एक बोर्ड पे मैं देखा कॉमरेड ए.के. राय को वोट दे। तो उस समय बच्चा थे, हम लोग को कुछ भी राजनीति के बारे में बहुत कुछ ज्ञान नहीं था। तो पढ़ते थे रोज़, चूँकि बस स्टॉप वहीं था तो रोज़ जाते थे, तो रोज़ पढ़ते थे। लेकिन जब नौकरी में आए और मेरा उनके साथ बहुत साल का जुड़ाव नहीं हुआ, हमको लगता है कि करीब करीब 10-12 साल हम जुड़े उनके साथ रहे। उसमें कुछ घटना मेरे साथ जो घटा, राय साहब क्यों थे? राय साहब का इलेक्शन था। उस वक्त हम नया नौकरी ज्वाइन किए थे। हमको लगता है मंडल शायद थे उसमें। सरायडला में एक पार्टी ऑफिस हम लोग खोले थे, रोड के किनारे सरायडला थाना से आगे बढ़ के, और वहाँ उस समय स्टाफ कोऑर्डिनेशन हम लोग करते थे। सपन माझी थे, हम लोग सब बैठे हुए थे और सबसे बच्चा में मैं ही था उसमें, सबसे छोटा, और सभी सीनियर लीडर थे। मैं चूँकि ज्वाइन किया था।
राय साहब भी बैठे हुए थे और हम लोग को जाना था बलियापुर के पहले एक कौन सा जगह है वहाँ पे उनका प्रचार होना था। तो सपन दा बोले कि धीरे से कान में कि थोड़ा चाय पिलवाओ ना हम लोगों को। हम भी बच्चा थे, उठे जाने लगे बोलने के लिए, बगल में दुकान था। तो राय साहब को लगा कि सुनाई दे दिया, तो हमको बोले कि इधर आओ। गए, कहाँ जा रहे हो? हम बोले दादा चाय पिलवा देते हैं इन लोगों को। बोले पूंजीपति विचारधारा को अभी छोड़ो, अभी जो तुम 50 रुपये चाय में खर्च करोगे उससे इलेक्शन में काम आएंगे। चंदा करके पैसा इकट्ठा किया हुआ है, तो इससे सुख नहीं भोगना है, चाय नहीं पीना है। और हमको डांट के बैठा दिए। ये थे राय साहब। एक बार याद है मुझे, चूंकि सामने मेरे रामलाल दा बैठे हुए हैं और अस्पताल में जब भी राय साहब जाते थे तो उनकी जिम्मेवारी उनको दे दी जाती थी। बहुत सौभाग्य था मेरा कि उनके जैसे एक व्यक्तित्व का सेवा करने का मौका मिला। तो जब भी हम ऑफिस से निकलते तो केबिन में जब वो एडमिट रहते थे तो उनसे मिलते हुए हम जाते थे। तो गए तो देखे कि दादा लेटे हुए हैं, तो हम रामलाल दा थे उस समय। तो देखे रामलाल दा हैं नहीं, रामलाल दा कहाँ हैं? तो जब केबिन के बाहर निकले तो एक चबूतरा अभी बना हुआ है, बरगद का छोटा सा पेड़ है वहाँ। तो देखे ये चुपचाप वहाँ बैठे हुए हैं। गर्मी, मई जून का महीना था। तो हम बोले कि अंदर में एसी लगा हुआ, पंखा लगा हुआ, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? तो बोले यार जाके तुम देखे हो एसी पंखा चल रहा है उसमें। फिर हम वापस गए, हम इसको नोटिस नहीं किए। गए तो देख रहे हैं सही में ना पंखा चल रहा है ना एसी चल रहा है, राय साहब आराम से सोए हुए हैं। तब हम इनको बोले कि हाँ वो तो नहीं। बोले तो उसमें हम कैसे रहेंगे? उनको तो ठंडा गर्मी नहीं लगता, हमको तो लग रहा है। ये थे राय साहब। एक बार हम लोग रांची जा रहे थे, कोई सम्मेलन था, बक्सीदा वगैरह भी तो उस समय सामने बैठे हुए थे ये इंटरसिटी में। ऐसे ही कुछ बातचीत उन लोग आपस में कर रहे थे। चूँकि हम बहुत बच्चे थे तो थोड़ा सा जिज्ञासा भी ज़्यादा रहता था। और अब समझ में आया कि राय साहब तो उस समय तो लगता था राय साहब है, मतलब नहीं होता घर के गार्जियन है। तो हम उनसे पूछे कि दादा आज के डेट में आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है, मजदूर आंदोलन क्यों नहीं करना चाह रहा? तो बड़ा अच्छा उदाहरण दिए। बोले कि रेलवे का चक्का देखे हो? हम बोले कि हाँ दादा देखे हैं। तो उसमें देखते हो एक चक्का आगे जाता है फिर पीछे जाता है, फिर आगे जाता है फिर पीछे जाता है। तो ये मजदूर का पेट है। जब थोड़ा भरेगा और जब थोड़ा खाली होगा तो ही आंदोलन हो सकता है, और जब पेट भर जाएगा तो आंदोलन बंद हो जाएगा। आज मजदूरों को इतना ज़्यादा सहूलियत मिल गया है कि उसको आंदोलन शब्द से भी नफरत हो गया है। तो ये सब चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और हमको लगा कि ये कुछ अलग है। तब थोड़ा सा राय साहब के प्रति और मेरा झुकाव बढ़ते गया कि इनके साथ रहना। ईमानदारी का तो उनका बहुत सारा कहानी सुने। पेंशन छोड़ दिए, हम लोग पार्टी ऑफिस में जाते थे, इतना सिंपल तरीके से चौकी पे नहीं सोना, नीचे सोना। एक बार एक सीनियर लीडर कहानी बता रहे कि रांची वो गए हुए थे, कोई कॉमरेड थे वहाँ, उनके यहाँ गए, रास्ता में बारिश हो रहा था, भीग गए उनके यहाँ गए भीगे हुए अवस्था में। तो वो बोले कि आप ऐसा कीजिए, मेरा कुर्ता पैजामा यहाँ पहन लीजिए, इसको हम साफ करवा देते हैं। तो पहन लिए। उनकी बेटी थी, स्वाभाविक तौर पे सब कोई राय साहब नहीं हो सकता है। उनकी बेटी धोई, आराम से आयरन वायरन करके सुबह रखी कि जब दादा जाएंगे तो इनको पहन के चले जाएंगे। जब उनको सुबह वो आयरन किया हुआ कपड़े भी तो उस पर गर्म हो गए। बोले तुम आयरन क्यों की इसमें? हम जब आए थे तो आयरन किया हुआ था क्या? हमको आयरन कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। एक इतने बड़े लीडर, एमपी, एमएलए, खुद ये सब चीज़ तो बाद में बने। सबसे बड़े एक बुद्धिजीवी, एक इंजीनियर, पढ़े लिखे आदमी, और इस तरीके का जीवन शैली, इस तरीके का साधारण व्यक्तित्व, ये राय साहब को राय साहब बनाता है। तो आज जो हम लोग राय साहब के लिए एक मूर्ति स्थापना का छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो लोग सोए हुए भी हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि राय साहब का फॉलोअर्स का धनबाद में कमी है, पर क्या है ना, स्लीपर्स
टाइप के जो स्लीपर सेल्स टाइप के होते हैं, वैसे बहुत सारे उनको फॉलोअर जो है सोए हुए थे। लेकिन निश्चित तौर पे ये जो हम लोग राय साहब स्मारक समिति अस्पताल के गेट पे बनाने का मेन उद्देश्य ये हुआ कि जो भी लोग वहाँ आएंगे वो राय साहब को जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो मन में क्रांति है वो जगेगा, और अपने बच्चों को भी बताएंगे कि देखो यही राय साहब हैं जो ईमानदारी का मिसाल है। तो आज जहाँ एक तरफ से आप एक बार देखिए वार्ड पार्षद बनता है और 2 दिन के बाद स्कॉर्पियो से चलना शुरू कर देता है। राय साहब 3 बार MP, 3 बार MLA, और चाहते तो क्या नहीं उनको मिलता, और एक इतना साधारण जीवन, ये मतलब रियली हार्ट टचिंग है, और उनका सम्मान और इसी में बढ़ता है। और क्या कहें, और तो बाकी हमारे बहुत वरिष्ठ साथी सब हैं, बताए हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं गोपाल भट्टाचार्य जी हूँ। राय साहब से मेरा डायरेक्ट कम्युनिकेशन कुछ नहीं था, इसलिए एज ए आउटसाइडर हम बोलेंगे। आप लोग अभी तक सुने जो राय साहब से सहयोगी थे, राय साहब के साथ काम किए हैं, राय साहब को नज़दीक से देखे हैं, हम दूर से देखने वाले आदमी हैं। तो मेरा जो व्यू है वो अब समझिए मास का व्यू है, क्योंकि आप उनके पार्टी से लगे हुए हैं, आप उनके तरफ आपका झुकाव थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि आप उनके पार्ट हैं। मैं जनरल पब्लिक हूँ, इसलिए मेरा जो व्यू होगा वो कुछ हद तक जनरल का व्यू होगा। जो मास अपीलिंग रायदा का था वो था रायदा का जो ऑनेस्टी है, वो उन्होंने प्रूव कर दिया कि आपके पास आर्म्स है, आपके पास मसल पावर है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आपका मसल पावर, आपका आर्म्स पावर भी कम पड़ जाएगा। किसी ऑनेस्ट आदमी के सामने आप छोटा पड़ जाते हैं। इसीलिए ऑनेस्टी का जो पावर है वो रायदा दिखा के गए हैं। तो राय बाबू को आगे ले जाना या उनके विचारों को न्यू जनरेशन तक पहुंचाना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के दिन में जहां पॉलिटिक्स मतलब करप्शन है, हमें माफ़ कीजिएगा जो भी यहाँ पॉलिटिकल लोग हैं, ये बोलने में हमें थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं है, चाहे राय बाबू का पार्टी का ही लोग हो चाहे जो भी हो, पॉलिटिक्स मतलब करप्शन। आज के दिन में कोई यूथ पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहता क्योंकि उसके सामने कोई रोल मॉडल नहीं है जिसको वो रोल मॉडल बना के ये बोल सके कि पॉलिटिक्स में आने से हम देश के लिए कुछ चेंज कर सकेंगे। यहाँ लोग बोलते हैं बहुत कुछ, लेकिन आते हैं अपना गेन करके चले जाते हैं। एक भी रोल मॉडल हमारे सामने नहीं है जिसको हम फॉलो करके यूथ को बोल सकते हैं कि इनको देखो ये सब किए हैं। तो रायदा एक ऐसा व्यक्तित्व थे जो एक विचारधारा बन गए हैं। तो इस विचारधारा को जो हर कुछ भोग सकते थे लेकिन फिर भी संत के जीवन बिताए हैं, तो इस चीज को अगर हम लोग सरकार पे नहीं डिपेंड करके अपने लेवल में किताब बना के अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो मेरे ख्याल से वो इमीडिएट एक्शन होगा। सरकार में पैरेलल प्रेशर रखिए, 2 MP हैं, ये MLA हैं अभी जो राय बाबू के पार्टी से ही है, प्लस हमको नहीं लगता है कि धनबाद का कोई भी MLA राय बाबू के अगेंस्ट में एक शब्द बोलेंगे, चाहे वो किसी भी विधानसभा को 6 के 6 MLA राय बाबू का फेवर में ही बोलेंगे। भले ही जोर शोर से कुछ नहीं करे लेकिन अगेंस्ट में भी नहीं जाएंगे। इसीलिए सरकार पे जैसा प्रेशर बनाना है पाठ्य पुस्तक में लाने के लिए वो कीजिए, लेकिन साथ में अपना लेवल में छोटा ही बुक छापिए, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, लेकिन उनका विचारधारा तो ग्राउंड लेवल तक जाए। जैसे बंगला सिखाने के लिए हम लोग प्रथम भाग सबको बांटते हैं ना, वर्ण परिचय बांटते हैं ना, वैसे ही जो है इसको बांटे। 2 लैंग्वेज में, हिंदी में लिखिए, सब पढ़ पाएगा। हिंदी में लिख के सभी जगह में हम लोग बांटते हैं छोटा छोटा किताब बना के, तो रायदा का विचार तो जाएगा, तभी ना कोई बदलाव आएगा, नहीं तो हम लोग छोटा सा समष्टि में ही रह जाएंगे। ऐसे ही मेरा ये सोच है। थैंक यू। সম্রাট চৌধুরী এখন একে রায় স্মারক সমিতির উপাধ্যক্ষ হচ্ছি, আর আমি একটা ছোটোখাটো কার্যকর্তা মার্ক্সবাদী MCC সময় থেকে আজ মোটামুটি 35-36 বছর ধরে আমি এমনি ছিলাম। তারপরে তোমার
20 साल करीब हुआ है जो हम पार्टी में हैं, अभी माले में भी हैं। तो हम जो है राय साहब को जो समझे, राय साहब का भाषा तो बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट जो है ना, वो 1% भी नहीं कर पाते। हम लोग भी नहीं कर पाते, तो दूसरा कौन क्या करेगा। सबसे बड़ा बात जो है, राय साहब बनना आज का युग में बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है बनना। ये लोग जो भी कुछ बोल ले, जो हम उनको देखे हैं, वो नामुमकिन है। वो एक आध माने जो है उसका अगल बगल में रहेंगे, लेकिन वो जो चीज देखिए, स्वदेशी स्वदेशी बहुत लोग बोले, लेकिन स्वदेशी को इम्प्लीमेंट क्या आदमी किया। राजदूत मोटरसाइकिल से ऊपर उठे नहीं, एम्बेसडर गाड़ी से ऊपर चले नहीं, कोई भी मेडिकल फैसिलिटी, उनका जब पैरालिसिस हुआ, उनको अरूप चटर्जी ने बोला कि आपको कैलकाटा लेके चलते हैं, बिरला में लेके चलते हैं, यहाँ लेके चलते हैं, फिक्स कर गया, एम्बुलेंस आ गया, नहीं गया, कोई सकेगा। सेंट्रल हॉस्पिटल में इलाज करवाया, उसके चलते आज जो है उसका आज माने जो वो ज्यादा दिन तक टिके नहीं, लेकिन वो चाहते तो वो नहीं अवेल कर सकते थे। तो ये सब चीज हो नहीं सकता भाई, ये सब चीज खाली बोलने से नहीं। एक बार हम गए, उनका 4-5 मुस्लिम लड़का लोग को लेके गए इलेक्शन, लास्ट इलेक्शन में, गर्मी एकदम भयंकर प्रचंड गर्मी, वहां मीटिंग कर रहे थे, ये लोग 3-4 को गए, तो देखे कि गर्मी था तो पंखा चला दिए, हम चला दिए, तो पंखा चलाने के बाद पूरा गर्म हो गया सब। कौन चलाया, कौन चलाया? हम बोले हम चलाए। पूरा हमको डांटने लगा, तो हम बोले कहा है भाई? बोले नहीं नहीं, पंखा नहीं चलाना है। तो जो 4-5 वो हमारे साथ जो ज्वाइनिंग करने के लिए, तो बोला इस पार्टी में हम लोग नहीं ज्वाइन करेंगे भाई, ये तो जो पंखे नहीं चलाने दे रहा है गर्मी में, तो ये कौन पार्टी में आप लाए हमको ज्वाइन कर। तो ये सब कोई सोच सकता है? ये तो मैंने हमको तो लगता है कि इस तरह का जो सोच का आदमी होगा तब है ना वो ये सब चीज करेगा। जो यंग जनरेशन जो गया है, तो उसको आप पानी नहीं पिलाइएगा, उसको बोलिएगा नहीं ये चाय नहीं पिलाइएगा, उसको आप जो है बिजली का पंखा का हवा नहीं दीजिएगा तो रहेगा। तो ये सब चीज जो है उनका एक अलग ये था, विचार था। और एक जो सबसे बड़ा चीज था आज का राजनीति में, जिसका लड़का एमएलए है, उसका बाप एमएलए है, तो बेटा एमपी बनना चाहता है या एमएलए बनना चाहता है। राय साहब जितना भी आप उठा लीजिए, उनका पुराना चाहे आनंद बाबू हो, चाहे जो भी नेता बड़ा बड़ा नेता यहाँ बना है, राय साहब सबको उठा के, कोई किसान खेती करते हुए ले आया है, कि कोई लेबर था उसको ले आया है, उस तरह का नेता को यहाँ पैदा किया है। वो कोई पैसा वाला जो नेता उसका यहाँ नहीं आया है। ये सब चीज सबका बस का चीज है, सबका बस का चीज नहीं है। तो ये सब 2-4 चीज, जैसे हमको राय साहब से परिचय हुआ 1986 में, जब मेरा चाचा का मकान कब्जा कर लिए थे। उमाकांत सिंह यहाँ के बहुत बड़ा नेता थे, बीपी सिन्हा का समय का नेता, एकदम डायरेक्ट एकदम गांधी परिवार से उसका टच था। मेरा घर छोड़ नहीं रहा था। चाची उस समय शेखरदा था, उनका पीए था। उनको हम लोग रिक्वेस्ट किए, मेरे चाची रिक्वेस्ट किया, हम उस समय जानते नहीं थे, तो रिक्वेस्ट किए, तो एक चिट्ठी बना के वो डीसी को दिया। उस पर कार्रवाई हुआ, 5-6 साल लगा, 7 साल लगा। तो वो जब हुआ उसके बाद हम लोग उनका जो है फॉलोअर बने। और वो जो घर जो छोड़ा, करीब 15 साल 17 साल लग गया, तो वो सोमनाथ अभी जानते हैं। तो वो जब घर छोड़ा उसके बाद से जो है हम लोग का पूरा फैमिली जो है राय साहब का पूरा एकदम फैन हो गए। और जितना दिन तक वो लड़े, हम लोग अपना होटल मेरे चौधरी कैफे के ऊपर में ही उनका ऑफिस होता था, और हम लोग पूरा इस 10-15 बूथ का जो है टोटल हम लोग जो है वहाँ का जो पैकेट पहुँचाना, जो भी झंडा उंडा, ये जो उस समय तो दीवार रंगाई होता था, वो सब हम लोग अपने से करते थे। तो राय साहब का एक अलग विचार, एक अलग आदर्श का आदमी थे। वो बनना आज के युग में हमको तो नहीं लगता है दूसरा कोई पैदा लेगा। और जहाँ तक बात रहा पाठ्यक्रम में, तो पाठ्यक्रम में हम लोग ये गोपाल दा जो बोले कि अभी जो है हम लोग एक वर्ण परिचय टाइप का ही उनका जो है मेन जो चीज है उसको निकाल के एक हम लोग बुक निकाले, और वो कम से कम 2000-5000 प्रिंट कराए। पहले हम लोग धनबाद में दे, पहले हम लोग धनबाद में दे, उसके बाद हम लोग फिर जो है आगे बढ़े। जो करेगा नहीं करेगा वो बाद का बात है,
देखिए सरकार में कोई चीज जो है ना, किसी को आप इतना ना इनका चीज है कि ये सब वो लोग देखता है तो वो लोग बोलता है कि साला हम डाउन हो जाएंगे। जो कुछ किया नहीं है, जो अभी बना हुआ सुप्रीमो, वो तो डाउन ना होगा। इसीलिए वहां से पहले आप पहले नीचे से सोचिए। जैसे हम लोग राय साहब का प्रतिमा लगा रहे हैं, उसका पीछे में हम लोग जो सोचे हुए हैं एक होर्डिंग लगाएंगे 15 बाई 8 या 10 का, जिसमें उनका जीवनी जो है कम से कम रहे, कम से कम जो आए वहां पर दर्शन करे। बहुत लोग नहीं जानते हैं, देखेंगे पढ़ेंगे तो उसको लगेगा ना कि हाँ हम सही जगह में प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम करने लायक है। 20 साल बाद तो और नहीं जाएगा। तो ये सब तरीका से हम लोग उनका ये पहुंचा सकते हैं। यही सब हम लोग को करना है। और 15 तारीख को जो है उनका अनावरण है मूर्ति का, हम लोग आह्वान करेंगे कि सारे लोग आए और वहां पर जो है उनका श्रद्धांजलि दें। और एक चीज और हम बोलना भूल गए थे, उनका जो हम लोग जन्मदिन मनाते थे, 500 साल लास्ट जन्मदिन हम लोग मनाए, तो बोले कुछ कम्युनिस्ट लोग भी बोले थे कि जन्मदिन हम लोग कम्युनिस्ट में नहीं मनता है, ये है वो है, लेकिन हम लोग मनाए। राय साहब के चेलों को एकजुट एक जगह बैठाने का प्रयास किया। देखिए कॉमरेड राय साहब के बारे में बोलना इसे सूर्य को दीपक दिखाने के समान होता है। इंडिविजुअली हम उनके जीवन काल, उनकी शुरुआती दौरों से हम लोग नहीं रहे। हम लोग सेकेंड फेज के आए, इन लोग के बाद वाले में आए। 89 में हम लोग मैट्रिक का परीक्षा दिए, 89 में वो चुनाव लड़ रहे थे। गांव घर में माहौल होता था कि राय साहब आ रहे हैं, राय साहब आ रहे हैं। उसी समय हम लोग जुड़े, उसके बाद पढ़े लिखे, उनके साथ रहते हुए बहुत सारा कुछ किए। इन लोगों ने हल्दरदा या रामलल्ला ने जो बताया वो सारी चीजें ठीक है। अभी जो चीजें उभर कर आ रही है उनके निधनोपरांत, तो एके राय की सफलता और एके राय की जीत इस बात से ही है कि जो लोग उनके जीवित रहते हुए एके राय को न विचारों को माना और न कॉमरेड राय को माना, आलोचना किया, पूंजीवादी व्यंग्यात्मक आलोचना किया, गलत मीडिया से लेकर उन लोग का जो अपना प्रचार तंत्र होता था, उन लोगों के माध्यम से उन लोगों का व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत सारी गलत अफवाहें फैलाई, नारा के संबंध में बहुत सारी अफवाहें फैलाई, समाज को जो एकजुट, पीड़ित मनुष्य को जो एकजुट किया, दलितों को जो एकजुट किया, जिनकी आवाज नहीं थी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिन लोगों को दी, उनकी जो गोलबंदी की जो सियासत उन्होंने की, इससे दुखी होकर के ट्रेडिशनल फोर्स जो है, प्रतिक्रांतिकारी जो ताकत है, उन लोगों ने इनको काफी बदनाम किया। और उनके निधनोपरांत आज उन लोग उनको मानने के लिए तैयार हो रहे हैं कि एके राय जैसा कोई आदमी नहीं। यही एके राय की सबसे बड़ी जीत, यही एके राय की सबसे बड़ी जीत है, उनकी विचारधारा की सबसे बड़ी जीत है। तो आपका कहना है कि सिर्फ एक इंसान नहीं, एक सोच है। हाँ, एक सोच है, एक सोच है जिसका, उस सोच को अगर एज समाज, एज एक कंट्री यानी देश हम समझ पाए तो वो काफी हम आगे बढ़ सकते हैं। आप सभी के कथन से जो मैं एकत्रित कर रहा हूँ वो है कि जो ये व्यक्तित्व है, इनकी जो सोच है, इनके सोच पे, इनके मूलभूत आदर्शों पे अगर चला जाए तो एक सुरक्षित समाज हम लोग बहुत बेशक इतना ही नहीं, उनके जीवन को जब अध्ययन कीजिएगा और हम लोग जो देखा उनका जो व्यक्तिगत जीवन है, देखिए उत्पीड़ित क्लास के लिए और मेहनतकश वर्ग के लिए, उत्पादक वर्ग के लिए वो एक पैर पर खड़ा रहे। चुनाव लड़ते थे, चुनाव में यदि उनको हानि भी हो जाती है और दूसरे तरफ यदि उत्पादक वर्ग है, एकदम प्रोडक्टिव क्लास है, वो आपका उसको संगठित करने के लिए उनका केडर वोट चला जाता था, बहुत दुखी हो जाते थे लोग। इनका कोई परवाह जीवन में नहीं किए। इसलिए हमने जो देखा, हम लोग जो मिश्रित, यदि उनको एक व्यक्ति मिश्रित कहा जाए
तो दक्षिण का पेरियार, पश्चिम का अंबेडकर, पूरब का विद्यासागर और उत्तर का जेपी का संयुक्त रूप यदि दिया जाए तो वो एक ही राय को कहा जा सकता है। अंबेडकर को इसलिए जो हलदरदा ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी लोग पहले जाति पर बात नहीं करते थे, वो जिस गांव में जाते थे, हमारा गांव में 3-4 प्रकार के जाति हो, जो एकदम लो क्लास का जाति है, जो समाज में यदि धन भी हो गया है उसको, और यदि वो पीड़ित है, अपमानित है, तो उसके घर में बैठना और एकदम डाउन चीज जो एकदम समाज में निम्न स्तरीय भोजन होता है उनके साथ खाना, इज्जत से रहना, उनको आवाज देना, उनको संगठित करना उनका काम रहता था। ये चीज हमने देखा, क्या कहते हैं उनको, और अपनी दलित क्रांति किताब लिखी, हम लोग को बात बात में भी बोलते थे वो, ये क्या कहते हैं ये ओरिजिन आदिवासी लोग देखो। देखिए इसका उदाहरण ये है, शिबू सोरेन को विनोद बाबू उन्होंने लाया, एक जो राष्ट्रीय चिंतन था समाजवादी सोच को झारखंड आंदोलन के रूप में लाया, और इसलिए लाया कि यहाँ एक उपनिवेश बन रहा था, यहाँ और छत्तीसगढ़ में एक बहिरागत उपनिवेश बन रहा था, जिनको उन्होंने कहा कि आंतरिक उपनिवेश बना, तो उसके खिलाफ में लोगों को जगाया। सबसे पहले किसको जगाया? जो लोग गांव में एकदम मजदूर, एकदम जो बंधुआ मजदूर जाति होता था, उन लोगों को जगाया। तो अंबेडकर की विचारधारा उनके साथ बहुत सारे मिलते थे और इसीलिए उनको लगा। शिबू सोरेन से बीच बीच में मतांतर हुआ, कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर शिबू सोरेन जी के साथ बहुत सारा मतांतर हुआ, किंतु मीडिया में एक बार भी उन्होंने शिबू सोरेन के खिलाफ में कभी बयान नहीं दिया। इवन ही उन्होंने जो किताब लिखी लालखंड से झारखंड, हाँ झारखंड से लालखंड, उन्होंने लिखा कि शिबू सोरेन झारखंड का लाल सितारा है, देश का वो सितारा है। बार बार हम लोग कूदते थे एज ए जर्नलिस्ट, बाद में जब हम पत्रकारिता में आए उन्हीं के कहने पर, और ऐसे भी कार्य बोले नहीं उनको बोले, हम एक दिन पूरा गुस्सा है उनके चलते, गुरुजी का समर्थन नहीं पाने के चलते हम लोग कई बार चुनाव भी हार गए। तो हम लोग बोलते थे, खिसिया जाते थे, दुखी हो जाता था। हम लोग तो उतना सोचते नहीं थे, वो लोग चुनाव जीतेगा, थोड़ा कॉलर ऊंचा रहेगा, सम्मान थोड़ा मिलेगा, तो बोलते थे देखो उस भटका आ गया। किंतु उस समाज से वो बिलोंग करता है जो पूरा भारत वर्ष का, उस समाज से नहीं करता है जो भारत वर्ष का सबसे कमजोर समाज है, ट्राइबल समाज है, उस समाज का वो नेता है, उसके खिलाफ में कभी कुछ नहीं बोला। उसी तरह आपको क्या कहते हैं, लोगों को जगाने में वो पेरियार का बहुत सारी चीजों को उनके जीवन में आता था। अच्छा, आंदोलन में आपको ले जाइए, आप जेपी का आंदोलन में जब वो अपने चुनाव लड़े, पूरे भारतवर्ष की सारी कम्युनिस्ट पार्टी जेपी के आंदोलन के खिलाफ थे, कोई समर्थन नहीं लिया। जेपी ने आकर उनको समर्थन दिया 1977 में जब चुनाव लड़ा, ज्वाइंट चुनाव लड़ा, और उन्होंने समर्थन लिया और वो ज्वाइंट उम्मीदवार बना, और जेल का ताला टूटेगा, राय साहब छूटेगा। 1977 में 76% वोट से चुनाव जीते, जो आज तक रिकॉर्ड नहीं। जेपी का आंदोलन को समर्थन किया, और विद्यासागर जैसे कि बात हम वो संघर्ष और निर्माण की बात करते थे। पूर्व में जैसे पश्चिम बंगाल में विद्यासागर ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया, स्ट्रगल करके विनोद बाबू जैसा सहयोगी के साथ मिल करके उन्होंने गांव में स्कूल कॉलेज का निर्माण कराए, और इनकी अपनी पूंजी नहीं थी, तो ये शारीरिक श्रम करते थे। बोला एक 15 दिन, एक मास से एक दिन मजदूर रुखाने एक ग्राम में था, एक दिन एक गांव में जरूर रहेंगे, और फिजिकल लेबर। मेरा गांव में क्या कहते बांध बनाया था, अभी तो बड़ा पुल बन गया वो, और अपने फिजिकल सशरीर मिट्टी काटते थे। तो वक्तव्य माने कथनी और करनी में उनका बहुत बड़ा मिश्रण था, और ये नहीं मिलता था। ऑल इंडिया भारतीय ज्ञान विज्ञान समिति का सम्मेलन हो रहा था, हमको लगता है 90 के दशक, साल सटीक याद नहीं है, दक्षिण भारत में
देखो हैदराबाद में सम्मेलन हो रहा है, ये वो थैला, इनका जो ड्रेस है वो एकदम ज्ञान विज्ञान समिति नारा लगा के जा रहे हैं। हमारे कुछ पत्रकार साथी लोग यहाँ से गए थे, उन लोग से जाकर परिचय हुआ, काशीदा भी थे। तो वहां जो वक्तव्य दिया वो हिस्टोरिकल वक्तव्य था। उस समय हम लोग बायकॉट करते थे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, और सारे लोग हैं क्या कहते हैं, सारे लोग बड़ा बड़ा बिस्लरी का पानी लेकर के और सुंदर सुंदर तो बोला, उन्होंने बोला कि वर्गीय चरित्र, जो वर्गीय चरित्र है उसका जीवन में कुछ और व्यवहार में कुछ और वक्तव्य में कुछ, तो इस तरह से क्रांति नहीं हो सकती है। और उसको काफी तालियां पड़ी, बहुत लोग एप्रिशिएट किए। वक्ता तो थे ही, वाक्चातुर भी थे। और देखिए छोटी छोटी चीजें, टीएन सेशन बाद में आचार संहिता बनाए, ये लागू करवाए। हम हमारे यहाँ जो जहाँ पर अभी मॉल वॉल बना है, भेलाटांड बस्ती है, हम लोग साथ में चुनाव प्रचार में गए, देख रहे हैं एक भिखारिन महिला आती है, बाबू पैसा। चुनाव के समय अमूमन लोग को लगता है ये कांग्रेस भाजपा का लोग पैसा दे करके वो सोचते थे, बोलते थे कैसे आने के वाला दिन चुनाव लड़ा जाएगा, तो बाबू पैसा बाबू पैसा। तो हम लोग के मुखिया जी थे वहाँ बैजनाथ महतो, वो 5 रुपया उठा करके, जमींदार घर का लड़का थे, ऐसे हम लोग के साथ रहते थे, 5 रुपया भिखारिन को देने गया। राय साहब एकदम ऐसे हाथ पकड़ लिए, बोला नहीं एकदम ना, बोलो पैसा मत दो, पैसा मत दो। हम लोग को भी लगा कि दो लोग नहीं सोचते, बोले चलो कौन कैसा बोलते हैं, गरीब आदमी है, 5 रुपया दे दो। बोले चुनाव में पैसा दो, ड्यूरिंग इलेक्शन यू कैन नॉट डू इट। बोले चुनाव में आप मत पैसा दीजिए, तुम इसको बैद्यनाथ इसको ले जाके खिला दो, और बाद में इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये महिला का पूरा ये ले लो, बाद में इसको तुम ध्यान रखना, इलेक्शन में पैसा हमारा सिद्धांत। तो इतना सिद्धांत और संघर्ष, सिद्धांत संघर्ष को जो मिला है, एक ही राय को जानने के लिए उस समय का यहाँ के छोटानागपुर के यहाँ के समाज को जानना बहुत जरूरी है। एक तरफ गांव में आपको क्या कहते हैं, जमींदार लोगों का शोषण, कोलियरी में बाबू क्या कहते हैं रंगदारों का शोषण। तो ये जो शोषण गांव और शहर, अभी जो हलदार बोले, पूरा भारत में कोई नेता नहीं है जो किसान और मजदूर का इतना बड़ा गठबंधन कोऑर्डिनेशन में है। क्या कहते हैं, ये दादा यूनियन के बड़े लीडर हैं, गांव में किसान का लड़का है। हम लोग जीटी रोड में यूनियन, वहां सीमेंट फैक्ट्री में यूनियन चलती थी, हम लोग यूनियन से कोई मतलब नहीं, किंतु जितने बार वहां यूनियन चलती थी, स्ट्राइक होता था, हम लोग गांव से लाठी डंडा लेके आते थे, लोगों का कोई मतलब ही नहीं, वहां जाते थे। ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगा। यूनियन यूनियन है, किसान संगठन है, पार्टी पर हम लोग ना बीसी को ही कोई पार्टी समझे और हम मासस को ही पार्टी समझे, कोई अंतर ही नहीं। निरसा में रोड जाम हो रहा है, कोलियरी के लिए रोड जाम हो रहा है, हम लोग भी चल रहे, सूचना मिलनी चाहिए। किसान और मजदूरों का जो समन्वय इन्होंने बनाया था, यह अभूतपूर्व है। न भूतो न भविष्यति, ये नहीं होगा। किसान लीडर होगा, मजदूर लीडर होगा। और एक छोटे छोटे इनका जो काम में जो देखे हम, 96 का चुनाव था, चुनाव उस समय के 2-4 दिन 10 दिन बाद काउंटिंग होती थी। मंदाकिनी विनोद बाबू के माता के नाम में हाई स्कूल है बरवाडा में, वहाँ रात को हम लोग को वो बूथ वाइज लिस्टिंग हो रहा है कि किसको कितना वोट आएगा, कैसा होगा। चुनाव तो इस बार जीतना चाहिए हम लोग को। तो एक साथी बोला उधर हम लोग का थोड़ा नगरकारी तरफ का, बोला देखिए ये वोट जो है ना इस बार ये मुसलमान लोग हम लोग को दे दिया और जो हिंदू लोग हैं उन लोग थोड़ा नहीं दिया। बोला कहीं नहीं दिया, बोला दिया नहीं, बोला दैट इज ऑल्सो ए कॉमनल। बोला उस वोट को लेकर के हमारा जीत भी हार है। हमारा है कि उसमें हिंदू लोग वोट दिया और मुसलमान दिया तब हमारी जीत हुई। केवल मुस्लिम लोग वोट दिया और हिंदू लोग वोट नहीं दिया, ये तुम लोग आइडियोलॉजिकली तुम हार गए हो। बोले कौन देखता है? बोले हम लोग देखते हैं दादा, दिया ही नहीं उस समय। ऐसा देश में सांप्रदायिक
उन्माद था, दिया ही नहीं। बोला हम लोग कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकली हार रहे हैं, हमको केवल मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए और हमको केवल हिंदू का वोट नहीं चाहिए, हर बूथ में हमको हिंदू मुस्लिम। तब वो अपने बोल दिए देखो चुनाव में हम लोग का बहुत दिक्कत होगा, सब जगह से यदि यह बात तुम लोग बोलोगे केवल मुस्लिम लोग दिया हिंदू लोग नहीं दिया, ये हमारी हार है। इसीलिए दादा लोग हैं, हमको थोड़ा समय का भी अभाव रहता है। उनका माने जीवन, आज हम जो हैं यदि हमको असफल पुरुष समझिएगा, बीसीसीएल में बख्शीदार नौकरी लगवा दिए, अब परमानेंट होने वाले थे एनएन सिंह को बोल करके, यदि कितना नौकरी भी छोड़ दिए, कितना कुछ के, यदि हम असफल पुरुष परिवार के लिए हैं तो इनका देन राय साहब को है, और यदि सफल समझते हैं तो उनका श्रेय राय साहब को जाता है। हम लोग राय साहब से अधिक किसी को नहीं समझे। वो बोला तुमको पत्रकारिता करना चाहिए, विनोद बाबू भी नहीं सका, गांव भर का लड़का लोग का कोई आवाज आता नहीं है, बातचीत में कोई बनाता नहीं है, शहरीकरण हो रहा है, सारा घर द्वार सारा चीज छोड़ करके खेती बाड़ी छोड़ के पत्रकारिता में आ गए। बोले ट्यूशन पढ़ाओ तुम, कुछ पैसा आएगा, तो ट्यूशन पढ़ाने लगे। जब जो बोले उनके अनुसार हम लोग चलते रहे। बहुत संघर्ष इसके लिए, बहुत पारिवारिक रूप से बहुत परेशानी भी हुई, हंसते खेलते पार कर दिए। एक ही राय बनना, राजनीतिक जीवन में रह करके, सामाजिक जीवन में रह करके एक ही राय बनना आसान ही नहीं, असंभव। राय साहब जैसे न कोई थे न कोई आगे होंगे, लेकिन उनकी विचारधारा को अगर हम अपने अंदर, हम धनबाद वासी, हम झारखंड वासी अपने अंदर थोड़ा भी, मैं तो कहता हूँ एक दिन के लिए राय साहब बनने का कोशिश कीजिए, क्योंकि लाइफ टाइम में तो बन ही नहीं पाइएगा, एक दिन भी नामुमकिन है। लेकिन अगर हर धनबाद वासी एक दिन के लिए राय साहब बन सकता तो ये स्वर्ग बन जाए। मैं इसी से इसका समापन करूंगा कि एक दिन का राय साहब बनिए, एक दिन का मुख्यमंत्री मत बनिए जैसे बॉलीवुड दिखाता है, एक दिन के राय साहब बनिए।